हम चैप्टर कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी। अभी तक हमने क्या चीज़ देखी थी, वर्क क्या चीज़ होती है, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला जोर जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, उस वस्तु की परिस्थिति और स्थिति के अंदर चेंज ला देता है, उसको हम वर्क कहते हैं। ठीक है, और वो जो जोर लग रहा होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। जब भी एक वस्तु है उसकी स्थिति परिस्थिति उसकी शेप के अंदर कोई भी चेंज आएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगने से उसकी स्थिति में वो चेंज होएगा, शेप में चेंज होएगा या उसकी बनावट में चेंज होएगा, तो उसे हम वर्क डन बोलेंगे। सिंपल भाषा में वर्क डन कैन बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब होता है ताकत। वर्क को हम एनर्जी भी की तरह भी डिफाइन करते हैं, आपने ये भी सुना था, पढ़ा था। फोर्स होता है न्यूटन के अंदर, डिस्टेंस को हम मीटर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है कोई चीज़, ये हमने पढ़ा था। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, इस यूनिट की वर्क हमने पढ़ी थी जूल, 1 जूल। ठीक है, यानी कि 1 जूल कार्य कब होता है, जब 1 न्यूटन फोर्स किसी चीज़ पे लगती है जिसकी वजह से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट किसी सब्जेक्ट में होती है, तो आपका 1 जूल ऑफ वर्क डन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न तरह की वर्क फोर्स लगती है। हमने ये भी देखा था कि किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला एंगल डिसाइड करता है कि वो उसके ऊपर कितना जोर लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है। फॉर उदाहरण के लिए, अगर एक कुली ने अपना सामान सिर पे उठाया हुआ है, इसका अर्थ ये है कि उसका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल 0 होता है। 0 से कोई भी चीज़ गुना करेंगे, यानी कि फोर्स उसकी हो गई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गुना में एंगल उस फोर्स का कितना लगा। मान लीजिए कुली ने सामान उठाने के लिए अपना काफ़ी 6 न्यूटन की फोर्स लगा दी, सामान बहुत भारी था और वो 2 किलोमीटर चल पड़ा, परंतु क्योंकि उसने सामान सिर पे उठाया हुआ था इसलिए एंगल 90 डिग्री यानी कि वैल्यू 0, इसलिए उसका वर्क डन क्या होगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई चीज़ 180 डिग्री के ऊपर है, 180 का कहने का मतलब है कि फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है कि वो अपोजिट डायरेक्शन बन जाती है, यानी कि -1। ठीक, हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू किस एंगल से हमारी फोर्स लगी, अगर वो -1 है तो इसका अर्थ हमारा क्या हो गया कि हमारा वर्क डन माइनस में होगा। ओके, ये कैसी स्थिति होगी, ऐसी स्थिति होगी कि आप किसी चीज़ को पकड़ के खींच रहे हैं। ठीक है, पुलिंग हो रही है इसके अंदर। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धक्का देना। यहाँ तक आपकी स्थिति हो गई है क्लियर। उसके अलावा 45 डिग्री अगर लगेगा तो 0.707, 30 डिग्री लगेगा तो 0.866। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर इसके ऊपर कुछ फोर्स एक इस तरीके से लग रही है और ये एंगल हमारा 45 डिग्री का है, यहाँ पे हमने फोर्स लग रही है, जैसे कि साइकिल का रिम मान लीजिए, ये साइकिल का यहाँ पे हैंडल मान लीजिए, और आप कुछ इस तरीके से इसको ऐसे करके धक्का दे रहे हैं, इस साइड में धक्का दे रहे हैं, 45 डिग्री की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपकी मान लो 6 है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 4 मीटर है, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुना में 0.707। ठीक है, तो आपका वर्क डन इसके बाद में आएगा, यहाँ लिखेंगे उसकी यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। आगे हम आते हैं, आपने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। इसके अलावा हम अब आ गए थे डिफरेंट काइंड ऑफ द फोर्स यानी कि एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या चीज़ होती है, व्हेन अ कार रन्स वर्क इज डन बाय द कार। जब एक कार चलती है तो कार कार्य कर रही है, दिस वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल। ठीक है, किसी भी चीज़ का कार्य करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर एक इकाई का होना जरूरी है, यानी कि जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके अंदर भोजन की आवश्यकता होती है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को कंज्यूम करती है, एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी है ना, एनर्जी ड्रिंक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और कार्य करने को ही एनर्जी कहा जाए तो वो भी बिल्कुल सही बात है। क्यों, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। एनर्जी कार्य को करने की क्षमता है। मोर द एनर्जी बाय बॉडी मोर इज द वर्क इट कैन डू। जितनी ज़्यादा क्षमता उतनी ज़्यादा कार्य करने की, उतना ज़्यादा कार्य कर सकती है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है।
यहाँ पे देखिए, अब डिफरेंट तरह की हम एनर्जी देखते हैं। ये बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कैसे होती है? आप गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, चारकोल, सीएनजी, एलपीजी इत्यादि ये सभी डालते हैं। जब भी आप इनको इग्नाइट करते हैं, ये डालने के बाद में इग्नाइट हो जाती है। इग्नाइट का मतलब क्या होता है? इग्निशन। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था, वो वाला कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ अपने आप जलना शुरू कर देती है, उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब भी हम सीएनजी या डीजल या पेट्रोल को गाड़ी के इंजन में डालेंगे, उसके बाद में उसका इग्निशन शुरू हो जाएगा और वो इंजन आपस में उसकी जो शाफ्ट है वो मूव करना शुरू कर देंगी और वो आगे मूवमेंट करेगा। तो केमिकल एनर्जी मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, चारकोल, ये एनर्जी कौन सी प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी बनती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गाड़ी का चलना। काइनेटिक का मतलब होता है कोई चीज़ मूवमेंट के अंदर है। देखो, पेट्रोल डीजल डाला इंजन के अंदर, इंजन ने इसको जलाया, इसका मतलब केमिकल एनर्जी। जलने के बाद में क्या हुआ? इंजन के अंदर शाफ्ट्स घूमेंगे, उसकी एक वो बहुत तेज़ घूमेगी, वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल घूमने से क्या होएगा? आपके पहिए आगे को चलेंगे, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल में और मैकेनिकल हो गई काइनेटिक में और आखिर में हमारा कार्य हो रहा है। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैसी होती है? जैसे भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसके हाई होने से काइनेटिक एनर्जी, उसके आपको ये पता है कि हर चीज़ एक पार्टिकल से बनी होती है इस तरीके से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमने ये पढ़ा था प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट इसके ऊपर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये अपनी जगह पे ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी रोटेट करने लगेंगे और अपनी जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, ये एनर्जी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यही एक कारण है जिसकी वजह से स्टीम इंजन्स वगैरह होते हैं, कोयला इत्यादि, जो स्टीम भाप, पानी की जो भाप होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से वो इंजन चलते हैं। लाइट एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन और विजन इन आवर आईज इज कॉल्ड एज लाइट एनर्जी। ये जो हम लाइट के कारण जो हम देख पाते हैं वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, अगला है न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ हो गई? एक एनर्जी जिसकी वजह से वायर के अंदर चार्जेस की मूवमेंट हो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कारण, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अगला है न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपके न्यूक्लियर फ्यूल हो जैसे यूरेनियम, थोरियम, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड या फिर मोशन के चेंज, शेप जस्ट जिसमें चेंज हो जाती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक लोहार ने एक लोहे के पीस को हथौड़े से मारा, तो उस समय के ऊपर कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? उस समय पे एनर्जी यूज़ हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो अपनी शेप शिफ्टिंग कर रहा है, उसकी शेप को चेंज कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि जापान के ऊपर जो नागासाकी के ऊपर बम पड़ा था, उसमें अंदर कौन सी एनर्जी रिलीज हुई थी? न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका पंखा कौन सी एनर्जी की वजह से घूमता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी, आप किस वजह से देख पाते हैं? लाइट एनर्जी की। हीट एनर्जी, पानी गर्म कैसे होता है? हीट एनर्जी की वजह से। केमिकल एनर्जी, पेट्रोल, ये सब चीज़ें, भट्टी वगैरह जो जलती हैं, उससे क्या चीज़ होती है? हीट, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा विंड एनर्जी, ओशन वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये बहुत सारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये आप 10वीं क्लास के अंदर आप आगे आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे इसके अंदर। पहले हम देख लेते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी। और रनिंग लेपर्ड, मूविंग एयर, फ्लोइंग वाटर, रोलिंग स्टोन, ये सभी मतलब जो भी चीज़ मूवमेंट कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी की है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फास्टर द बॉडी इज मूविंग द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा तेज कोई चीज़ गति में है उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेट अस कंसीडर ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट एट द रेस्ट एट द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। मान लीजिए आपने एक वस्तु, एक m, इसका है m मास, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस, ये एक टेबल बेंच के ऊपर रखा हुआ है, उदाहरण के लिए ऐसे रखा हुआ है।
अ फोर्स एफ इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसके ऊपर हमने एक फोर्स को अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ऐसे करके। ऑन एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सिलरेटिंग, जिसकी वजह से ये अपनी स्थान छोड़ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसने मूव कर दिया। द ब्लॉक स्टार्ट एक्सिलेटिंग, द एक्सिलेशन प्रोड्यूस ऑन द ब्लॉक इज, तो एक्सिलरेशन कितना होगा इसके ऊपर, आपने अभी मोशन का चैप्टर किया है। एक्सिलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वो कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, यानी कि जितनी फोर्स लगी डिवाइडेड बाय उस वस्तु का मास, वो उसका एक्सिलरेशन होगा। Let the force acts on the time t in which the block moves distance and attain a velocity as shown in the figure। मान लीजिए आपकी A से B पोजीशन तक जाने के लिए आपने ये वाला फार्मूला मोशन के चैप्टर में पढ़ा है। इसके अंदर देखिए u 0 था, यानी कि वस्तु रखी हुई थी उस टाइम में, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, खड़ी हुई वस्तु है। एक्सीलरेशन आपने पता लगा लिया कितना है, F/m है, ये अभी पीछे आपने यहाँ पे निकाला है ना, उसका मास ये था, इतनी फोर्स लगी। अब एक फॉर्मूला है v² - u² = 2as, इसी से हम बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं इसके अंदर, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस, एस का मतलब डिस्टेंस होता है, हम निकाल सकते हैं। v² = 2, क्योंकि u की वैल्यू है 0, चीज़ रेस्ट के ऊपर थी, हाथ दुखने लगे हैं।